हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 1933 में रेगनर फ्रिश ने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इंग्लिश का वर्ड है, पर ये ग्रीक लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है, और वो लेवल है इंडिविजुअल। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हमारे रिसोर्सेज जो इतने लिमिटेड हैं उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कैसे हमें उन्हें यूज करके अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कंजप्शन, एक कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए लिमिटेड मनी होती है। पर उसे एक गुड नहीं बल्कि कई सारी गुड्स या सर्विसेज परचेज करनी होती है। तो वो किस तरह से अपनी इस लिमिटेड रिसोर्स जो कि मनी है, उसकी इनकम है, उसे किस तरह से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना है कि वो अपनी लिमिटेड मनी से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो एक प्रोड्यूसर के पास भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लिमिटेड बजट होता है, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। उसे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, मशीनरी की जरूरत होगी, पर उसके पास भी पैसा लिमिटेड है। तो वो किस तरह से प्रोडक्शन करे कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि वो उस प्रोडक्शन को बेचकर इनकम जनरेट कर सके। एक्सचेंज, देखिए, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, और कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदकर यूज करता है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, इस एक्टिविटी को हम एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ मार्केट इन्वॉल्व हो जाता है, और मार्केट में प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करता है और वहां से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर किए जाते हैं। तो जब आप किसी भी फैक्टर को यूज करोगे, उनकी सर्विसेज को यूज करोगे, तो बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो किस फैक्टर को कितना पे किया जाए, ये कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक कंज्यूमर क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होगी तभी वो प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करेगा।
वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसके पास इनकम बहुत ही लिमिटेड है। इसी तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को जब हम इंडिविजुअली देखते हैं या इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम स्टडी करते हैं। आप इसे माइक्रो का सब्जेक्ट मटेरियल या स्टडी मटेरियल भी कह सकते हैं और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो देखिए, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड कि कंज्यूमर किस तरह से प्रोडक्ट की डिमांड करता है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके पास पैसा है या नहीं, उसको प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट चाहिए है, ये सब हम इस थ्योरी में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होगी। उन फैक्टर को इकट्ठा करने के बाद ही आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर कौन से हैं, उन्हें किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा, कितने टाइम में प्रोडक्शन होगा, ये सब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में सीखते हैं। इसी तरह से कॉस्ट, रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सब वो टॉपिक हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। रिवेन्यू, प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट बेचता है तो उससे उसको जो इनकम मिलती है वो रिवेन्यू है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। थ्योरी ऑफ मार्केट, एक्सचेंज में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है और बनाकर मार्केट में उसकी सप्लाई करता है ताकि कंज्यूमर उसे खरीद सके। इसीलिए हमें अलग अलग तरह के मार्केट्स का पता होना चाहिए। पर यहाँ पर एक्टिविटीज लिमिटेड हैं और हम उन्हें स्टडी भी एक लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं और वो है सिर्फ एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या सोचता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या सोचता है, मार्केट में कोई एक फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेचना चाहती है। तो अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट को देखें तो एक पॉइंट जरूर निकल कर आ रहा है और वो पॉइंट है प्राइस। प्राइस, क्योंकि अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा तो वो भी उसकी प्राइस को देखता है। कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा तो वो भी ये देखता है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, ज्यादा है या कम है। ठीक है। रिवेन्यू, अगर कोई कंज्यूमर पेमेंट करता है प्रोड्यूसर को तो इनकम आ रही है, तो उस इनकम को हम रिवेन्यू कहते हैं। तो सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्राइस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स के क्योंकि दो हिस्से हैं, माइक्रो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड मैक्रो भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है और वर्ड है मैक्रोज। मैक्रोज, इसका मीनिंग होता है लार्ज।
लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हमें लार्ज लेवल स्टडी करना है, जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें नेशनली और इंटरनेशनली जब स्टडी करने को मिलता है तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, लेवल लार्ज हो गया। माइक्रो में जिन चीजों को हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे थे, अब उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करना है। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को वो स्टडी करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं। एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मीनिंग होता है टोटल करना। जिस तरह से कंज्यूमर अपने डिमांड से रिलेटेड डिसीजन लेता है, सभी उसी तरह से वर्क करते होंगे। तो जैसे ही हम हर एक इंडिविजुअल को जोड़ते जाएंगे तो वो एग्रीगेट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को लार्ज लेवल पर स्टडी करता है। हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, और ये हर टर्म को एग्रीगेटिवली स्टडी करता है, यानी कि टोटल। मतलब माइक्रो में जो डिमांड है वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में आकर एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, क्योंकि वहां उसे हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ हम उसी कॉन्सेप्ट को पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मटेरियल क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिट को वो एग्रीगेट यानी कि टोटल करके स्टडी करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बार बार यूज होती है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस टर्म का मीनिंग समझते हैं, एग्रीगेट डिमांड। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको फाइनेंशियल ईयर को समझना है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हर देश का एक अकाउंटिंग ईयर होता है जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इसे हम उस इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। देखिए, पूरी इकोनॉमी के लोग जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, यानी कि वो उनकी डिमांड तभी कर पा रहे हैं ना जब वो उस पर पैसा खर्च करेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं पूरे साल में, उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। इसी वजह से हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, और यहाँ पे उसी को हमने एग्रीगेट सप्लाई की फॉर्म में पढ़ना है। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप सभी प्रोड्यूसर्स की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का टोटल करते हो तो उसे एग्रीगेट सप्लाई कहा जाएगा। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। नेशनल
नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम हमें ये बताती है कि देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं ना, जो देश के अंदर रहते हैं, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस ये देश है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वही प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, सेविंग हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस एक देश है। जैसे इंडियन है, वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह रहा है, यहीं पर उसका काम है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी अर्निंग करते हैं उनके टोटल को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं जिन्हें हम एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं, और फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हमें इस कॉन्सेप्ट में समझना होता है। ओके, इन्फ्लेशन प्राइसेस का बढ़ना। प्राइसेस का बढ़ना किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये प्रॉब्लम सभी की होती है। इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सभी प्राइसेस के बढ़ने से परेशान रहते हैं, तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो प्राइसेस का तेजी से बढ़ना इन्फ्लेशन है। तो इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब बातें हमें इस कॉन्सेप्ट में बता देती है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट। हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अपने खर्चों का और अपनी इनकम का एस्टिमेशन करती है, अंदाजा लगाती है कि कितनी इनकम हमें टैक्स से मिल जाएगी और हमें कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बजट कहा जाता है। तो देखिए मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया है एस्टिमेशन, अंदाजा लगाती है, वो रियल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब टर्म स्टार्ट की थी तो मैंने पहले ही कहा था कि वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों को स्टडी करती है। तो इंटरनेशनल लेवल को भी हमें इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे बीओपी कहा जाता है। मतलब हमारा देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो गुड्स के हो, वो सर्विसेज के हो, या फिर वो मनी रिलेटेड हो, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम जिस अकाउंट में रखते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो देखिए अब हम इंटरनेशनली कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या है? ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो वैल्यू है जिससे हमें पता लगता है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी का कितना हिस्सा देकर एक फॉरेन की करेंसी को खरीद सकते हैं। मतलब जैसे डॉलर के लिए, यूएस डॉलर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, 1 US डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज। इसका मतलब आपको अपनी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज की 75 रुपए देने पड़ेंगे 1 US डॉलर को परचेज करने के लिए। ये एक्सचेंज रेट है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मटेरियल अलग था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मटेरियल अलग है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर हम एक बार कंक्लूजन निकालते हुए माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है ये, इसका मीनिंग है स्मॉल, यानी कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मैक्रो भी ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, यानी कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लार्ज लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही है इनके मीनिंग के बेसिस पर। दूसरा डिफरेंस आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस को लेकर ज्यादा कंसर्न दिखाया जाता है, यानी कि कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, सब प्राइसेस के बारे में सोचते हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइसेस भी कहा जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसेस का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर जिक्र होता है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का,
आउटपुट का, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब टर्म्स का। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ये पॉइंट मैं नोट कर देती हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि माइक्रो के लिए मैंने ये चीज मेंशन कर दी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी है। तो यहाँ भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को स्टडी करती है, जबकि अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को नहीं बल्कि कंप्लीट इकोनॉमी को, इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है, ठीक है। एक्टिविटीज का डिफरेंस आ जाता है इसके साथ ही कि कुछ एक्टिविटीज मैक्रो लेवल पे बढ़ जाती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया है, सेविंग हो गई है, इन्हें हम माइक्रो लेवल पर नहीं पढ़ते बल्कि इन्हें मैक्रो लेवल पर पढ़ा जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। हाँ, अगर हम और ज्यादा डिटेल में बात करें तो आप ये कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक एक्टिविटी को, अगर इसके अलावा हम बिल्कुल ही इस कॉन्सेप्ट को छोटा करते हैं, तो देखिए ये बेसिक डिफरेंस थे माइक्रो और मैक्रो के बीच में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक एक्टिविटी को इंडिविजुअली स्टडी करती है, बहुत छोटे लेवल पे, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स उसी एक्टिविटी को एक बड़े लेवल पे स्टडी करती है। पर बात दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज की करते हैं, ठीक है। और हर एक पॉइंट पर ये बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है कि हर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अपनी बहुत ज्यादा जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ